Hello students, my name is Sonam Ratno. I am assistant professor of law in बियानी कॉलेज और आज हम इंटरनेशनल लॉ के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये अगर हम इसको क्वेश्चन फ्रेम करें तो हम इसका क्वेश्चन भी यही फ्रेम करेंगे कि डिस्क्राइब द ऑल द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए, अगर हम बात करें सोर्सेज क्या होता है या सोर्सेज से हम कैसे इंटरनेशनल लॉ जो है उसके अंदर हम ये डिफ़ाइन कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में आया, उससे पहले हमें सोर्सेज का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अलावा भी अगर हम जनरल सोर्सेज का मतलब देखें तो सोर्सेज का मतलब होता है ओरिजिन, जहाँ से उस चीज़ का ओरिजिन हुआ, यानी वो स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, उद्भव हुआ, वो उसके सोर्सेज कहलाते हैं, जहाँ से किसी चीज़ की स्टार्टिंग हुई। तो वैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो उसके लिए भी हमें एक कह सकते हैं कि वो सारे सोर्सेज या वो सारे ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बोलेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसको इंटरनेशनल लॉ जो है उसका हम एक तरीके से उसकी क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। वो सब आज के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो देखिए, पहला सोर्सेज अगर हम बात करें तो उससे पहले हम सोर्सेज को मोटे तौर पे एक जनरल अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड हो गया सेकेंडरी सोर्स। देखिए, प्राइमरी सोर्स वो होता है कि जो स्टार्टिंग से था और अभी भी आपके सामने प्रेजेंट में वो अवेलेबल है, जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, स्टार्टिंग से वो चीज़ चल रही थी, प्रारंभिक तौर पे जिसे हम कहते हैं, प्रारंभ से जिसकी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसको हम प्राइमरी सोर्सेज मानते हैं, जिसका पहले से हमारे पास अगर हम बात करें उसकी हिस्ट्री रही है, वो आज भी प्रेजेंट में हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि हम कह सकते हैं ये वो सोर्सेज हैं जो कि प्रेजेंट में बनते हैं और बाद में वो किस रूप में हमारे पास आते हैं, एज अ सोर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये दोनों हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। लेकिन बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो हम इसको मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज को 5 कैटेगरीज में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। देखिए, जहाँ हम पढ़ते हैं कि किसी का सोर्स है तो क्या उसके पीछे कोई आर्टिकल का सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो इंस्टीट्यूट है उसके आर्टिकल 38 के अंदर भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज भी हैं और वो किसके सोर्सेज भी हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट के भी सोर्सेज हैं। तो दोनों के कुछ सोर्सेज ऐसे सेम मिलेंगे जो कि आपको आगे जब आप इंटरनेशनल लॉ के कंपोजिशन को पढ़ेंगे उसके कहाँ कहाँ से हम कह सकते हैं कि वो ऐसे जो उसके इंटरनेशनल लॉ के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पास आए, तो वहाँ भी हम इन सोर्सेज का डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो अगर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो पहला हमने लिखा है इंटरनेशनल कन्वेंशन। अगर हम मेन सोर्स में, प्राइमरी सोर्स में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहला सोर्स जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जब हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हमने दो वर्ड सुने हैं, एक तो है कन्वेंशन और बेसिकली एक जनरल वर्ड जो हम सुनते हैं जनरली वो है ट्रीटी। दोनों वर्ड्स जो हैं उनमें बहुत हम कह सकते हैं इतना छोटा सा एक मतलब दोनों में डिफरेंस है। अगर हम उन डिफरेंस को अगर हम समझ लेंगे तो हमें कन्वेंशन का मतलब भी क्लियर हो जाएगा एंड हमें किसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, ट्रीटी का भी हो जाएगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कन्वेंशन क्या है। तो देखिए, कन्वेंशन वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर जिन्होंने सिग्नेचर किया या जिस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करने वाले जो पर्सन्स थे या स्टेट्स थे या हम कह सकते हैं मेंबर्स थे, वो नंबर ऑफ पर्सन या मेंबर्स ज़्यादा थे। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कन्वेंशन, तो इसमें मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया है वियना कन्वेंशन। अगर हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन की, तो वियना कन्वेंशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सबने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, उस पर सिग्नेचर किया।
तो नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं कन्वेंशंस में, वो 10, 20, 50, 100, 200, वो नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं, तब वो कन्वेंशन बनता है। लेकिन जहाँ नंबर ऑफ पर्सन स्टेट्स का 1 मतलब 2 और 3 होता है, यानी कि ए एंड बी दो स्टेट हैं, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ वो ट्रीटी होगा। और अगर नंबर ऑफ स्टेट्स में 10 है, 15 है, 20 है, तो उनके बीच में जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर वो सिग्नेचर करेंगे, जिसको वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो सिग्नेचर करेंगे, वो कन्वेंशन कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द वियना कन्वेंशन 1969, तो 1969 का जो कन्वेंशन है वो बिल्कुल क्लियर बोलता है वियना कन्वेंशन की इंटरनेशनल लॉ जो है उसके सोर्सेस के तौर पे अगर हम बात करें तो कन्वेंशन और ट्रीटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मींस वियना कन्वेंशन जो है वो भी एज अ सोर्स यूज होती है, किसके लिए? इंटरनेशनल लॉ के लिए। अगर हम इसको एक जनरल, हम जो हमारा अभी हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो देखिए, एक इंडियन थे जिनका नाम है कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव जो है वो पाकिस्तान के पास हैं और वहीं उन्होंने उनको रख रखा है। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि हमें हमारे पर्सन से मिलने दिया जाए कि वो कैसा है, उनसे एक बार हम फेस टू फेस एक मीटिंग करना चाहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया किसके पास गया अप्रोच करने? इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट के पास गया। जब इंटरनेशनल कोर्ट के पास गया इंडिया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने जो सपोर्ट लेके डिसीजन सुनाया, वो सपोर्ट किसका लिया था? वियना कन्वेंशन 1969 का। क्योंकि वियना कन्वेंशन 1969 जो है उस पे इंडिया ने भी सिग्नेचर किया और पाकिस्तान में भी सिग्नेचर किया, और वहाँ पर बिल्कुल क्लियर था कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहीं पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट कोई डिसीजन सुनाता है और कोई भी स्टेट जिसने उस पर सिग्नेचर किया था अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो उसके अगेंस्ट फाइन इम्पोज किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ने आपके वियना कन्वेंशन को सपोर्ट में लेकर अपना डिसीजन सुनाया और पाकिस्तान को बोला कि उन्हें एक काउंसलर जो है उसको अलाउ करना पड़ेगा, इंडियन काउंसलर को, जो किससे मिलकर आ सके? कुलभूषण जाधव से मिलकर आ सके। और पाकिस्तान को जब इंटरनेशनल कोर्ट का ये डिसीजन आया तो एक्सेप्ट करना पड़ा, बिकॉज वियना कन्वेंशन का मेंबर था कौन? पाकिस्तान। तो वो उसको मना नहीं कर सकता था, डिनाई नहीं कर सकता था, और इस कारण से ही इंडिया के काउंसलर कुलभूषण जाधव से मीटिंग करके आए। तो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं। हम मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट जो मैंने आपसे शेयर किया, उसने इसको यूज़ किया एज ए इंटरनेशनल लॉ। अगर हम सेकंड बात करते हैं सोर्स की, तो उसमें आपका आता है इंटरनेशनल कस्टम्स। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से, अगर हम बैक में अगर हम जाते हैं तो हम जब से देख रहे हैं, कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जिसको प्रेजेंट में भी स्टेट्स क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करने के साथ साथ अब वो क्या बन गया है? एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, एज अ प्रिंसिपल जो है, एज अ लॉ अप्लाई हो चुका है। कहाँ पर? पूरे वर्ल्ड पे। तो जब कोई कस्टम जिसको सब फॉलो करते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कॉन्टिन्यूसली वो फॉलो हो रहा है, और साथ में वो एथिकली मॉरली वो सही होना चाहिए। जो भी कस्टम एथिकली और मॉरली सही होता है उसी को अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये सारे जो मैंने आपसे बोले एलिमेंट्स किसी भी कस्टम में होते हैं तो वो एज अ लॉ क्या होता है? अप्लाई हो जाता है। तो इंटरनेशनल लॉ में भी ऐसे बहुत सारे कस्टम्स थे जो कि अप्लाई हुए, और आज प्रेजेंट में उसे एज ए लॉ क्या कर लिया गया है? एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल दें तो देखिए, मैंने 2 केस लॉज जो हैं इसके अंदर मेंशन किए हैं। पहला केस लॉ जो मैं आपको बताऊंगी
चाहूँगी वो है वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस किंग का केस है। इसमें बिल्कुल बोला कि जो बहुत लंबे समय से जो कुछ कस्टम्स है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जिनको आप एक तरीके से एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिसके ऊपर कभी किसी भी स्टेट ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, तो वो एज अ लॉ अप्लाई हो चुका है और वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स के अंदर फॉल करेगा। अगर हम सेकंड केस लॉ की बात करें तो राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस वर्सेस इंडिया का केस है। इस केस के अंदर जो है पोर्टुगल जो है उस पे से, उसके सी रूट पे से इंडिया का शिप जो है वो अपने बिजनेस के लिए क्या करता था, उस सी रूट को यूज़ करता है। और जब ये बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया गया ये सी रूट, तो उसके बाद एक टाइम पे जो पोर्टुगल है उसने उस पर ऑब्जेक्शन किया और पोर्टुगल ने बोला कि ये जो सी रूट है इसका परमिशन हम अब इंडिया को नहीं देंगे कि वो इस सी रूट को यूज़ कर सके। इस केस को लेके इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया और इंटरनेशनल कोर्ट ने जब सारे फैक्ट्स देखे और उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो डिसीज़न सुनाया, उस डिसीज़न में यही बोला कि जो ये पाथ को, जो ये सी रूट है जिसको यूज़ किया जा रहा था इंडिया के थ्रू, वो एज अ कस्टम बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा था और इससे पहले कभी किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि आज प्रेजेंट में भी ये सी रूट यूज़ किया जाएगा, किसके थ्रू, इंडिया के थ्रू, बिकॉज एज अ कस्टम इसको एक्सेप्ट किया गया है और आज प्रेजेंट में ये क्या बन गया है, इंटरनेशनल लॉ का एक लॉ बन चुका है, एक रूल बन चुका है जिसको दोनों पार्टीज़ को यानी स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना होगा। देखिए जो इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ में जो भी डिसीजंस आते हैं वो केवल ए एंड बी जो पार्टीज़ हैं उन्हीं पे अप्लाई होता है, थर्ड पार्टी पे अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका और इंडिया का कोई इशू है तो वो केस जो है उसमें जो डिसीजन आएगा वो केवल इंडिया और अमेरिका पे अप्लाई होगा, पाकिस्तान, चाइना, रशिया इन पे अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि इसमें जो भी डिसीजन है वो क्लियर यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में मेंशन किया गया है कि इंटरनेशनल लॉ में जो भी डिसीजंस होते हैं वो केवल पार्टीज़ पे अप्लाई होते हैं। तो इन दो केसेस से भी हमें समझ आया कि कस्टम जो है वो भी एज एक सोर्स जो है एक्सेप्ट किया गया है, किसके थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस बोला गया है। देखिए जो भी नेशंस इंटरनेशनल लॉ के पार्ट हैं वो सभी सिविलाइज्ड नेशंस हैं, इंडिपेंडेंट है, उनका खुद का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी खुद की अथॉरिटी है, उनका खुद का गवर्नमेंट है। तो देखिए जब भी इतने सारे सिविलाइज्ड नेशंस जब कोई डिसीज़न देते हैं या हम कह सकते हैं